हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है विच इज़ यूनिट 4। ओके, इन दिस वी विल और कवर दिस चैप्टर अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड द मैकेनिज्म। वन स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस चैप्टर 1 से 3 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसके प्रीवियस सारे चैप्टर्स कवर करा दिए हैं। और हाँ, एक और बात, यू डोंट हैव टू कीप फॉलोइंग एवरी पेज इन द बुक। आप बस अपने कानों को खोल लो एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन, एंड यू नीड टू ओनली फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम लिए बिना समझाऊंगी ताकि आपका क्योंकि आपको और भी चैप्टर्स कवर करने होंगे, क्योंकि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस चैप्टर 4 शुरू करने से पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग देखेंगे कि मेकिंग कैसे होती है, मतलब बनती कैसे है, डील कैसे करते हैं। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनाना कोई सिंपल टास्क नहीं है। ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग प्रोसेस होता है। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन सिर्फ एक इंसान ऑफिस में बैठकर नहीं ले सकता। इस प्रोसेस में कई इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, एक्सपर्ट्स और टेक्निकल स्टाफ्स पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिप्लोमैट्स, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिफरेंट मिनिस्टर्स अपने आइडिया और सजेशन देते हैं। कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को अडॉप्ट करने का रिकमेंडेशन अलग अलग सोर्सेस से आता है, लेकिन कोई डिसीज़न तुरंत नहीं लिया जाता। पॉलिसी फाइनलाइज होने से पहले एक्सटेंसिव डिस्कशन और कंसल्टेशंस होते हैं। गवर्नमेंट हर ओपिनियन, हर ऑप्शन के पॉसिबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को केयरफुली एग्जामिन करते हैं। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फाइनल डिसीज़न तक पहुंचती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से शेप होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिसी इनिशिएटिव जनरली एग्जीक्यूटिव के थ्रू स्टार्ट होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल भी रहना पड़ता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि फॉरेन पॉलिसी आर्बिट्रली ना बनाई जाए। इसमें डिस्कशन, डिबेट्स और अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर मैकेनिज्म हो। जो लोग इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन कंडक्ट करते हैं वो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के प्रति आंसरेबल होते हैं। ओके, इसीलिए हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग एक कलेक्टिव, कंसल्टिव एंड अकाउंटेबल प्रोसेस है, जिसमें डिफरेंट एक्टर्स और इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करते हैं ताकि इंटरनेशनल एरियाना में इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट और प्रमोट किया जा सकते। तो इस चैप्टर में हम आगे फॉरेन पॉलिसी की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन, एक्टर और मैकेनिज्म के डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग में इन्वॉल्व्ड कम्प्लेक्सिटीज़ को समझेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IFS ऑफिसर के थ्रू बनती हैं, जो न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बैठे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ पिक्चर का एक पार्ट है। रियलिटी में फॉरेन पॉलिसी बनाना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें कई इंस्टीट्यूशन, एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और पॉलिसी मेकर मिलकर काम करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि फॉरेन पॉलिसी में यूजुअली सडन या रेडिकल चेंजेस नहीं आते। ज़्यादातर केसेस में चेंजेस बहुत ही ग्रेजुअली होते हैं, स्मॉल एडिशंस होती है या मॉडिफिकेशन होता है या एडजस्टमेंट के थ्रू। ओके, ताकि ग्लोबल सरकमस्टांसिस जो जैसे जैसे चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ जो कि आपके बुक में दी हुई है,
कि कई सालों तक इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन किए, लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो यूएस एक लौता सुपर पावर बन गया। तब इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी उस नए इंटरनेशनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ी। ऐसे मेजर चेंजेस रेयर होते हैं, यूजुअली फॉरेन पॉलिसी ग्रेजुअली इवॉल्व करती है, ओवरनाइट चेंज नहीं होती। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो किस टाइप के चेंजेस होते हैं, लाइक देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 2 लेवल्स पे बनती है। ये 2 लेवल्स आपको याद रखना है, मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल क्या होता है? मैक्रो लेवल पर प्रोसेसेस में हायर इंस्टीट्यूशन और लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं जो गवर्नमेंट को ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस लेवल पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली डिप्लोमेसी या फॉरेन अफेयर्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक स्पेशलिस्ट नहीं होते, लाइक बल्कि वो फॉरेन पॉलिसी को ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करते हैं। आई होप यू गेट इट। इस लेवल पर कि सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट मेजर पॉलिसी मेजर्स को रिव्यू और अप्रूव करती है और इंश्योर करती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे। पार्लियामेंट कमिटीज़ भी फॉरेन पॉलिसी इशू को ग्रेटर डिटेल में एग्जामिन कर सकती है और कुछ कमेटी मेंबर्स के पास एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली मैक्रो लेवल पर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा फॉर्मल और सुपरवाइजरी होती है, डीपली एनालिटिकल कम होती है। ओके, नाउ माइक्रो लेवल पे क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी बनाने का एक्चुअल काम जो होता है माइक्रो लेवल पर होता है। इस प्रोसेस का सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे माइक्रो लेवल का काम होता है जहाँ एक्चुअल काम होता है। तो इसे हम लोग शॉर्ट में MEA भी कहते हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को डिफरेंट एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और स्ट्रेटिजिक ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन, सजेशन, रिकमेंडेशन मिलती है। लाइक इन सब की रिकमेंडेशन, सजेशन वगैरह मिलती है, उसके हिसाब से डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पर पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी को बनाने, मॉडिफाई करने या चेंज करने में कोई भी प्रपोजल इवेंचुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अलग अलग रेलेवेंट डिविजन्स तक पहुंचता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ PMO जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन का एक की कोऑर्डिनेटर होते हैं। ओके, रिसेंट ईयर्स में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर के दौरान PMO काफ़ी कभी कभी ऑलमोस्ट एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता है हुआ दिखा है कि फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करने में। ओके, लेकिन पहले के प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम में भी PMO फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में हमेशा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। इसलिए पॉलिसी की जो इनिशियल ब्लूप्रिंट होती है, प्रिपेयर करने से लेकर उसको फाइनल शेप देने तक माइक्रो लेवल पर होती है, पर ही सारा काम होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल चलता है यहाँ। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में इस पूरे टॉपिक्स को बताऊँ ना, लाइक पूरे कम्प्लेक्सिटीज़ को, तो फॉरेन पॉलिसी जो मेकिंग होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेंदी होती है और कंसल्टिव होती है। ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी चेंजेस जो होती है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, रेडिकल नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ 2 लेवल पर होती है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो लेवल पे कौन कौन होते हैं? पार्लियामेंट और हायर बॉडीज़ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से पॉलिसीज़ रिव्यू करते हैं। लेकिन माइक्रो लेवल जो होता है वहाँ पर असली काम होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होते हैं वहाँ पर एक्चुअल काम होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एंड ये सभी चीज़ें मैंने जितना भी था सब आपको समझा दिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। बाय द वे,
अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट और कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, एंड अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके ओके ओके, चलो 4.3 को कवर करते हैं अब। देखो, ये इस चैप्टर का ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया। और और कोई भी एक इंस्टीट्यूशन अकेले ये हैंडल नहीं कर सकता। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो उसी में से एक आता है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करने वाली मेन इंस्टीट्यूशन होती है। मेन इंस्टीट्यूशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। लेकिन ये हर इशू पर एक्सपर्टीज़ नहीं रख सकती, तो जो इंडिया के वर्ल्ड रिलेशन को अफेक्ट करती है। इसीलिए कई और इंस्टीट्यूशन भी आइडिया, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो MEA जो है ना, मेनली इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर काम करते हैं। पॉलिटिकल साइड पर इस मिनिस्ट्री की हेड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इसके हेड फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। ओके, कौन से हेड कौन होते हैं आपको याद रखना है। पॉलिटिकल साइड में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में फॉरेन सेक्रेटरी। तो फॉरेन सेक्रेटरी की मदद के और कई सेक्रेटरीज करते हैं। ओके, जैसे कि सेक्रेटरी ईस्ट, सेक्रेटरी वेस्ट, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी CPV एंड ओवरसी इंडियन अफेयर्स। ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री के अलग अलग डिवीज़न और एजेंसी को सुपरवाइज करते हैं। MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाकी मिनिस्ट्रीज़ की तरह ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। हर मेजर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में रिसीव होती है, डिस्कशन और प्रोसेसेस होते हैं, और मिनिस्ट्री के पास अपने रिसर्च और एनालिटिकल मैकेनिज़्म भी होते हैं। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट से भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन रिसीव की जाती है। तो MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर में हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल डेवलपमेंट्स को एनालाइज करने में स्किल्ड होते हैं। तो MEA जो है सभी एक्टिविटीज़ की गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। और क्या करते हैं MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए, जो इंडिया की एक्सटर्नल एजेंसीज से आती है, लाइक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से, रॉ कहते हैं जिसे, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस इनपुट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल या सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। दूसरी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट के अंडर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, राइट। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सभी इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फॉरेन अफेयर्स। इसी वजह से PMO फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PMO एक सेक्रेटरीट की तरह काम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को टेक्निकल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने में और डिफरेंट डिपार्टमेंट को गाइडेंस देने में हेल्प करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के मैटर में PMO और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब प्राइम मिनिस्टर काफ़ी एक्टिव हो, जैसे नरेंद्र मोदी। नॉर्मल सिचुएशन में भी MEA को प्रिपेयर्ड पॉलिसी प्रपोजल PMO को
भेजे जाते ताकि प्राइम मिनिस्टर उनके एग्जामिनेशन और अप्रूवल दे सके। अगर ज़रूरत हो तो प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देने से पहले मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं, और फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव को फाइनल शेप तभी मिलती है जब प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल मिल जाती है। इसलिए पीएमओ वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को फाइनलिटी और पॉलिटिकल डायरेक्शन देती है। ओके, चलो नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA, एक और हाईली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के व्यूज़ काफ़ी हद तक NSA ने दिए गए इंफॉर्मेशन और एडवाइसेस से शेप होती हैं। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर के दौरान स्टैब्लिश किया गया था। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की डिमांड जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही थी, लेकिन तब इस इस्टेब्लिश नहीं किया गया। NSC का क्रिएशन ओके आई जस्ट मिस्ड अ पॉइंट, मैंने आपको गलती से बोल दिया NSA, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ओके, आप इस लाइन को ज़रा सा रिपीट कर लेना, मैंने NSC मतलब NSC जो होता है हेड होता है NSC का। ओके, नाउ NSC का क्रिएशन से पहले फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर जनरली कैबिनेट में कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करती है। ओके, NSC के क्रिएशन के पहले की बात हो रही है कि तब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स जनरली पहले कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करती थी। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स दोनों शामिल होते हैं, लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी बड़ा हिस्सा NSA पर होता है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर। ओके, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हें कंट्री और वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं। आज के टाइम में NSA इंडिया की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी शेपिंग में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुका है। लाइक एग्जाम्पल के लिए अजित डोवल का रोल नरेंद्र मोदी के टेन्योर में नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी मैटर में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। इसीलिए NSA एक की एडवाइज़र और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी में इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। सो ओके, इट वाज ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी हेड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ना अगर आपको एक क्विक रिकैप मैं दूँ ना, अब तक जब तक हम लोगों ने जितना कवर किया, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट की सब टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या थे। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग की मेन इंस्टीट्यूशन, उसे कौन मेनली हैंडल करता था? IFS ऑफिसर्स के स्टाफ। ओके, नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी के अंदर ये काम करती है और मेजर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है और रॉ इंटेलिजेंस से इनपुट लेती है। राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है, फॉरेन पॉलिसी प्रपोजल एग्जामिन और अप्रूव करती है, फाइनल पॉलिटिकल डायरेक्शन देती है। एंड NSA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पर एडवाइस देते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी बेसिकली स्ट्रेटजीज को शेप करने में हेल्प करते हैं। ओके, दैट वाज इट। नाउ नेक्स्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कलेक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल मतलब है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ एक व्यक्ति अकेला नहीं लेता, उन्हें कैबिनेट की अप्रूवल भी मिलनी चाहिए।
नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी परफॉर्म करती है। ओके, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS। CCS के हेड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसमें उन इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्टर्स होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे कि डिफेंस के, होम अफेयर्स के, फाइनेंस के, एक्सटर्नल अफेयर्स के। अब आप सोच सकते हैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑलरेडी पॉलिसी प्रिपेयर कर चुके हैं तो फिर CCS की क्या ज़रूरत है। आंसर सिंपल है, जब कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इम्प्लीमेंट होने वाला होता है तो उसे जनरली CCS के सामने डिस्कशन और फाइनल अप्रूवल के लिए रखा जाता है। यहाँ मेंबर्स अपने ओपिनियंस दे सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो CCS यूजुअली उन डिसीजंस को ओवरटर्न नहीं करता जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड PMO अप्रूव कर चुके होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि CCS का रोल ज़्यादातर फॉर्मल और फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ओके, ना कि असलियत में कुछ। दैट्स इट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट को अक्सर कस्टोडियन ऑफ पब्लिक कंसाइंस कहा जाता है। ओके, ये आपकी बुक में ही दिया है कि पार्लियामेंट को हमेशा कस्टोडियन ऑफ पब्लिक कंसाइंस कहा जाता है क्योंकि ये देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पूरे देश को अफेक्ट करता है, इसीलिए मेजर डिसीजंस जनरली पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में 3 इम्पॉर्टेंट वेज से कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, ये 3 इम्पॉर्टेंट वेज आपको याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो। पहला, डिबेट एंड डिस्कशन करके मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट के, ओके, वो डिसीजंस पे डिबेट करते हैं। कुछ मेंबर्स पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं या कुछ ऑल्टरनेटिव व्यूज़ देते हैं। ये डिस्कशन गवर्नमेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव और पब्लिक कंसर्न समझने में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना। पहला क्या था, डिबेट करना, दूसरा था सजेस्टिंग मॉडिफिकेशन। पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में चेंजेस या मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उन सजेशंस को एक्सेप्ट करे, लेकिन उनसे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव की फीलिंग्स और ओपिनियन का पता चलता है। तीसरा, प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी। जब पार्लियामेंट किसी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को अप्रूव करता है तो उस पॉलिसी को ज़्यादा लेजिटिमेसी मिलती है। फिर वो सिर्फ गवर्नमेंट की ओपिनियन नहीं रहती बल्कि पूरे देश की कलेक्टिव पोजीशन बन जाती है। इसलिए पार्लियामेंट का रोल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़्यादा मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूँ ना तो इसे याद रखना, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक कंसाइंस, डिबेट्स एंड डिस्कशन, मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना, लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना। इनडायरेक्ट है बट एफिशिएंट या इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो, पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट्री कमेटी अलग है। पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ये पार्लियामेंट्री ये कमेटी जो है पार्लियामेंट से भी ज़्यादा सब्सटैंशियल रोल प्ले करती है। क्यों? 2 रीज़न्स हैं। पहला, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी बॉडी होती है। हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स के लिए कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी इशू को डिटेल में एग्जामिन करना डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशन के स्पेशलिस्ट नहीं होते, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। इसका काम होता है इश्यूज़ को डेप्थ में स्टडी करना। पहला, कंसल्टिव कमेटी होती है। आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। इस कमेटी में पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करे, फॉरेन पॉलिसीज़ और डिसीजन को रिव्यू करे, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इशू को एग्जामिन करे। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल होता है इनडायरेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्ड होता है और स्पेशलाइज्ड होता है। ओके,
तो अगर आपको पार्लियामेंट्री कमेटी याद रखना है तो एडवाइजरी बॉडी की तरह याद रखिएगा, दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है फॉरेन अफेयर्स का, और MEA के काम का रिव्यू होता है, इनडायरेक्ट होता है बट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी थिंक टैंक। देखो, इस टॉपिक का फाइनल इंस्टीट्यूशन है पॉलिसी थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स ऐसे नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी इशू पर रिसर्च करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर मैं दूं जो आपके बुक में ही हैं, दैट इज़ ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एंड VIF, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कंडक्ट करती है, सर्वेस करती है, रिसर्च पेपर पब्लिश करती है और पॉलिसी बिलीव्स प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोफेशनल रिसर्चर्स, फार्मर्स, डिप्लोमेट्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स काम करते हैं। इनकी सभी बड़ी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना कि इनका वास्ट नॉलेज और रिसर्च बेस। गवर्नमेंट कई बार इन थिंक टैंक्स से कंसल्ट करती है, स्पेशली जब तब कोई अनयूजुअल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो या पहले का कोई एग्जाम्पल अवेलेबल ना हो। कभी कभी इनकी इनोवेटिव एनालिसिस पॉलिसी मेकर्स के अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती है और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे गवर्नमेंट ने ORF के मेजर पॉलिसी डायलॉग जैसे राइसिना डायलॉग के साथ एसोसिएट किया था। थिंक टैंक्स का रोल मेनली कंसल्टिव और एडवाइजरी होता है। इंडिया में ये फिनोमेना जो है रिलेटिवली नया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक US, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस रैपिडली बढ़ रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको अब ये सारे 7 की सब टॉपिक्स याद रहेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। आई गेस दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक। तो चलो इसे कवर कर लेते हैं, वरना मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ, लेकिन इसमें ही कवर कर लेते हैं। देखो, अब समझेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप कैसे बनती है। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग जो एक चेन की तरह होती है, समझो इस प्रोसेस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना रोल होता है और ये सब इंस्टीट्यूशन मिलके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फाइनली शेप करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जनरली कंसेंशुअल नेचर की होती है। ये कंसेंशुअल वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें जो है ना रेडिकली चेंज या अचानक से बड़े चेंजेस नहीं आती, छोटी छोटी रेयर चेंजेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ग्रेजुअली आते हैं थ्रू स्मॉल एडिशन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन के थ्रू, लेकिन मैकेनिज्म हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहती है क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स कभी भी बदल सकते हैं और इंडिया को क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ओके, नाउ आई विल टेल यू ऑल, मतलब कितने सारे स्टेप्स होते हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आपको स्टेप्स याद रखोगे तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इसे आराम से बना के खुद भी लिख सकते हो अगर आपको पॉइंट्स याद है तो। देखो, इनपुट रिसीव होता है सबसे पहले। पूरा मैकेनिज्म मेनली कहाँ होता है हैंडल? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है क्योंकि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाली प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। पॉलिसी मेकिंग के लिए इनपुट्स किसी भी सोर्सेज से आ सकते हैं, ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया डायस्पोरा का प्रॉब्लम, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस। ठीक है, तो जब भी ऐसे इशू अराइज होते हैं तो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपका जो है इनपुट रिसीव होता है। ओके, स्टेप 2, प्रिलिमिनरी स्टडी बाय MEA। इसका मतलब क्या होता है? इनपुट मिलने के बाद MEA जो है कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हैं, बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, फीडबैक और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन सब स्टडीज़ के बेसिस पर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स एक पॉलिसी प्रपोजल या पॉलिसी ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर करते हैं। क्या? पॉलिसी प्रपोजल या पॉलिसी ऑल्टरनेटिव, यही फर्स्ट फॉर्मल ड्राफ्ट होता है। ओके, फिर
सबसे पहले इनपुट रिसीव हुआ, फिर स्टडी हुई, फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ। अब क्या होगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ अप्रूवल की ज़रूरत है। इसके बाद ये प्रपोज़ल जो है एक्सटर्नल अफेयर्स में के मिनिस्टर के सामने रखा जाता है। इस स्टेज पर मिनिस्टर्स अपनी दो चीज़ें चेक करती है, प्रपोज़ल के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये प्रपोज़ल करंट गवर्नमेंट की फ़िलॉसफी और आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर मिनिस्टर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो प्रपोज़ल अप्रूव करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो ये 3 स्टेप्स जो थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर होती है। नाउ स्क्रूटनी बाय प्राइम मिनिस्टर एंड NSA। देखो, प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के वर्ल्ड रिलेशंस का ओवरऑल कस्टोडियन माना जाता है, इसलिए प्रपोजल का डिटेल्ड स्क्रूटनी यहाँ होती है। इस प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर को मेनली NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र असिस्ट करती है। NSA इंश्योर करती है कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रहे, दोनों मिलकर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। प्राइम मिनिस्टर इस स्टेज पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जामिन करती है, लाइक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। यहाँ प्रपोजल को मॉडिफाई, एक्सपैंड या रिवाइज भी किया जा सकता है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ प्रपोजल वाइड स्टेक होल्डर्स के थ्रू प्रॉपरली वेटेड किया जाता है, लाइक ओके। Now, step 4 is Cabinet Committee on Security. प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद प्रपोज़ल जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, CCS के पास। वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हर मिनिस्टर प्रपोज़ल को अपनी मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से चेक करती है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखेंगे, होम मिनिस्टर सिक्योरिटी कंसर्न्स एनालाइज करेंगे। यूजुअली इस स्टेज पर प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होते, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी अप्रूव कर चुके होते हैं। क्योंकि क्यों नहीं होते मैं ये बता रही हूँ, लेकिन डिस्कशन और सजेशन अभी भी पॉसिबल होते हैं। इसलिए CCS एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और स्टैट्यूटरी चेक पॉइंट होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है पार्लियामेंट में, राइट। कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने भी रखे जाते हैं। क्यों? मेनली 2 रीजंस की वजह से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। पहला, वाइडर पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए। दूसरा, अपोजिशन को रिड्यूस करना, और दूसरे नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। लेकिन याद रखो, हर फॉरेन पॉलिसी प्रपोजल्स पार्लियामेंट में नहीं गुजरते, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट केसेस में ही ये होता है। एंड लास्ट स्टेप होता है 7th स्टेप, ओके, दैट इज़ द लास्ट स्टेप, कि इम्प्लीमेंटेशन होता है और रिव्यू होता है। CCS जो है वो अप्रूवल के बाद प्रपोजल ऑफिशियली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन जाता है और इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है पॉलिसी का इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में नए डेवलपमेंट्स। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो पॉलिसी को दोबारा रिव्यू और मॉडिफाई किया जा सकता है। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इंडिया में वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। ओके, अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर एकदम पूरे प्रोसेस को एकदम लाइन से बताऊं तो सबसे पहले इनपुट आता है, डिटेल आता है कि क्या प्रॉब्लम है। MEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसे स्टडी करती है, एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करती है, फिर जाके वो जो है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के पास जाता है, उसके पास वहाँ अप्रूवल होकर फिर PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, फिर NSA जो है वो स्क्रूटिनी करती है, मतलब रिव्यू चेक एवरीथिंग। फिर वो CCS के पास जाता है, फिर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट के पास भी जाता है, और पार्लियामेंट के बाद जाके वो आराम से आपका इम्प्लीमेंट होता है, और उसके बाद भी कंटिन्यूस रिव्यू चलती रहती है। सो यही था आपका पूरा का पूरा कॉन्क्लूजन। तो चलो, कॉन्क्लूजन का बात नहीं करी थी, पिछले टॉपिक का बात करी थी। अब देखो, पूरे चैप्टर को अगर मैं सम अप करूँ तो हम इस चैप्टर को एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। तो एक क्विकली सा चैप्टर के पूरे की टेक अवे को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, सालों के
दौरान इंडिया में फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज़्म काफ़ी इफ़ेक्टिव और रिलायबल प्रूव हुए हैं। इन्होंने इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी को ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्मुलेट और कोऑर्डिनेट कंडक्ट करने में हेल्प किया है। लेकिन अगर हम इनकी फंक्शनिंग को ध्यान से देखें तो दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड सामने आए हैं। फर्स्ट ट्रेंड है नीड्स ऑफ असर्टिवनेस। ये मैं खुद से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको लेट सम अप में बता रही हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि देखो दो ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेंड्स होता है नीड फॉर असर्टिवनेस। जनरली हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ब्रॉड नेशनल कंसेंसस पर बेस्ड होती है, लेकिन इंडिया एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से कई बार कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉरेन पॉलिसी इशू को नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि अपने रीजनल या सेक्शनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी असर्टिव होना पड़ता है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे कुछ ग्रुप्स उसका अपोजिशन ही क्यों ना करें। सिंपल वर्ड में कहूँ तो फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के पास फर्मनेस और डिसाइसिवनेस होनी चाहिए ताकि नेशनल इंटरेस्ट प्रॉपरली सेफगार्ड किया जा सके। एंड सेकेंड ट्रेंड इज़ फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। काफ़ी टाइम तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लार्जली रिएक्टिव रही है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब होता है कि किसी इवेंट्स के होने के बाद रिस्पॉन्स देना। जैसे अगर दुनिया में कहीं क्राइसिस हो जाए और उसके बाद कंट्री अपने रिस्पॉन्स डिसाइड करे कि वो रिएक्टिव अप्रोच होता है। लेकिन इंडिया जैसे एस्पायरिंग ग्रेट पावर के लिए सिर्फ रिएक्ट करना इनफ नहीं है। मेजर पावर्स जनरली प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो करती है। प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है फ्यूचर डेवलपमेंट से पहले ही एंटिसिपेट करना, एडवांसेस में प्रिपरेशन करना, सिचुएशन क्राइसिस बनने से पहले इनिशिएटिव लेना। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन अनप्रेडिक्टेबल होती है और कोई भी हर इवेंट से पहले से फोर्स ही नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए प्रोएक्टिव होना रिएक्टिव होने से बेटर माना जाता है। तो हमारी इंडियन पॉलिसी में कुछ आपके बुक्स में दिया हुआ है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब देखो चैप्टर ये भी आर्ग्यू कर रहा है कि ऑल्दो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशन रीजनेबली वेल फंक्शन कर रही है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड करके सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। आज के इंटरनेशनल सिस्टम रैपिडली चेंज हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अनकन्वेंशनल और पावरफुल लीडर्स का राइज हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी रैपिड एडवांसमेंट हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के नए मेथड्स और टूल्स आ रहे हैं। कंट्रीज़ इंक्रीजिंगली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसे गोल्स को पहले इम्पॉसिबल लगते थे, इसलिए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशन अपने कंफर्ट जोन तक लिमिटेड नहीं रह सकती। तो उन्हें बनना होगा स्ट्रक्चरली वाइब्रेंट, मतलब कि इंस्टीट्यूशन मॉडर्न करने पड़ेंगे, अपडेट करना पड़ेगा, अडेप्ट होना चाहिए, फंक्शनली डायनामिक होना चाहिए, मतलब कि वर्किंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।